हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं विनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं जो हमारा 12th क्लास का थर्ड चैप्टर जो रनिंग में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट कर लिया था। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपको कराता हूँ बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है, एक तो है पहला टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, कि बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। क्योंकि लास्ट वीडियो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया था, तो वहीं से कंसेप्ट निकला है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअल में बच्चों बोलते किसको हैं, ये समझना है आपको। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द electrolyte it is defined as the process in which the electrolyte decompose by the passage of electricity यही तो था बच्चों। अब कल हमने क्या किया था कि जब मैंने, आपको याद हो, हमने एक कंटेनर बनाया था। इस तरह से मैंने एक कंटेनर लिया था और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया था। ठीक, अब इसमें मान लो आपने NaCl भर दिया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया और इसमें इलेक्ट्रोड लगाए थे। इसी तरह से तो सेल बनाई थी, इसको बेंटी से हमने कनेक्ट कर दिया था। इस तरह से ऐसी तो बनाई थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहीं से मतलब निकला है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, कि बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है एक्चुअल में समझो। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कोई भी आपने लिया, इसमें सॉल्यूशन NaCl, KOH, HCl, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जब भरा और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करी, तभी तो लास्ट में हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था। अभी हमने NaCl पूरा भरा था और आपने देखा था जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरी कंप्लीट कर ली थी, हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे थे, सोडियम मिल रहा था और क्लोरीन मिल रहा था। यही तो मिल रहा था। तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल डिकम्पोज हो गया, टूट गया अलग। तो इसी प्रोसेस को ही तो हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बिल्कुल अलग हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात आती है कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, ठीक है, इंपोर्टेंस क्या है इसका। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा सकते हो, इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस का इंपोर्टेंस क्या है। तो वन बाय वन मैं पॉइंट्स लगाता हूं, इसके क्या क्या इंपोर्टेंस हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बच्चों, ठीक है। तो देखो, पहला है इसका प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अगर वाटर से आपको हाइड्रोजन बनानी है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कि नहीं करते बच्चों। अगर वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैस प्रेजेंट होती हैं और दोनों गैस आपको अलग करनी है, तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो ना। प्रोसेस का नाम ही क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो आ गई ना इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अगर वाटर से हमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्लियर बच्चों। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा इसका इंपोर्टेंस क्या है इसका, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम। इस तरह की अगर कोई भी मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करनी है तो वहां भी इलेक्ट्रोलाइसिस का ही यूज होगा बच्चों। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट इसका इंपोर्टेंस क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब समझते हो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है हैवी वाटर का, D2O। इसका फॉर्मूला क्या होता है हैवी वाटर का, D2, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप द सेकंड, 1s2 होता है ना जो, उसी को ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो जो हैवी वाटर का मतलब होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हैवी वाटर। तो अगर उसका हमें मैन्युफैक्चर करना है तो वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही होगा। क्लियर बच्चों। अब देखो अगला पॉइंट, अगला क्या है इसका इंपोर्टेंस, ठीक है। अगला इंपोर्टेंस है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। अगर क्लोरीन का प्रोडक्शन करना है आपको, तो देखो ये सामने एग्जांपल है, NaCl डालो, क्लोरीन गैस आपको मिल जाएगी। अगर क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन करना है तब भी हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ही करेंगे। अब देखो अगला पॉइंट, देखो यहाँ पे अगला पॉइंट है यहाँ पे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अगर मेटल को रिफाइन करना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो उस केस में भी बच्चों हम
इलेक्ट्रोलाइसिस का ही यूज करते हैं। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए। ये है इंपोर्टेंस कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पड़ी है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया है वो जब टूटता है और वो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसका यूज क्या है, उसका इंपोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो वो ये पॉइंट मैंने लिखवा दिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया, वेरी गुड। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगला टॉपिक है जो हमारा, हम वापस अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही चल रहा है बच्चों, ये उसी से रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपको करा रहा हूं अभी, ठीक है। तो अब देखो अगला है यहाँ पे जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब एक्चुअल में इसको हमें दो तरह से पढ़ना है, इसके दो एस्पेक्ट हैं, इसको हम एस्पेक्ट बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एस्पेक्ट्स। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो एस्पेक्ट होते हैं बच्चों, मेन दो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका क्वालिटेटिव और दूसरा होता है बच्चों क्वांटिटेटिव। अब इन दो एस्पेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया, हमने एक सेल बनाई, ये मान लो एक सेल है और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, सपोज करो Na और Cl। अब ये हमने लगा दिया इलेक्ट्रोड इसमें। अब ये आपका कैसा है एनोड और ये कैसा है बच्चों कैथोड। अब इसमें क्या होगा कि अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा इलेक्ट्रोड। तो अब हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसका मतलब समझो। क्वेश्चन कंपटीशन में किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि हो सकता है अब ये NaCl पूरा इस कंटेनर के अंदर है, जब हम पूरा कनेक्ट ये बैटरी से कनेक्ट करके जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दोनों अलग होंगे, क्लियर बच्चों। तो कौन क्लोरीन एनोड पे जाएगी या कैथोड पे, सोडियम एनोड पे जाएगा या कैथोड पे, या कोई और भी चीज है इसमें, मान लो कोई भी आपने इलेक्ट्रोड ले लिया तो उसमें से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कैथोड पे कौन सा बनेगा और एनोड पे कौन सा बनेगा, ये हम कहां से पता करेंगे, ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एस्पेक्ट यही तो है। अब देखो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कब बनेंगे, या तो कोई रिड्यूस होगा यानी रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एनोड कैथोड पे यही चीज हो रही है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक लूज करेगा, यही तो बताया था मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब जो गेन करेगा वो क्या होगा रिडक्शन और जो लूज करेगा वो क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आपको पता करना है कि हु विल ऑक्सीडाइज या फिर हु विल रिड्यूस, कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। और क्वांटिटेटिव में आपको पढ़ना है बच्चों हाउ मच, कितना होगा। जैसे अभी मैंने सेल बनाई थी, अभी उसमें ही क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये तो पता चल गया कि एनोड पे क्लोरीन गैस बनने वाली है, एनोड पे क्लोरीन गैस मिलने वाली है, लेकिन कितनी, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है क्लोरीन गैस मिलने वाली है, पर कितनी मिलने वाली है, तो वो चीज हम कहां पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो एस्पेक्ट होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव सिर्फ ये बताती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने फिल किया है उसमें से कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी और कौन सी चीज रिड्यूस होगी, और क्वांटिटेटिव ये बताती है कि जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगी वो कितनी होगी। अब ये बाई वेट भी हो सकती है, अगर गैस है तो वॉल्यूम भी हो सकती है, इसके थ्रू करंट भी पूछा जा सकता है कि जो बैटरी आपने लगाई है उसमें कितना करंट पास किया, या फिर टाइम भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइम तक करंट दिया, कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों क्वांटिटेटिव में। अब जैसे आपको मालूम पड़ गया कि सोडियम कैथोड पे, जो सोडियम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो कैथोड पे मिल रहा है, बट कितना मिल रहा है बाई वेट। अगर एनोड पे क्लोरीन गैस मिल रही है तो बाई वॉल्यूम को कितनी मिल रही है, या फिर वो ये भी कह सकता है कि सोडियम मिल रहा है इतने ग्राम मिल रहा है तो हमने कितने देर तक करंट पास किया, कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों क्वेश्चन में। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब यही होता है, इसलिए मैंने दो एस्पेक्ट में इसको डिवाइड किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्लियर बच्चों, तो हमारा पहला जो स्टडी का पॉइंट होगा वो होगा क्वालिटेटिव, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। क्लियर बच्चों, और क्वांटिटेटिव के लिए हमें दो लॉ पढ़ने हैं जिसको हम बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ, वो हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव में। फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ दोनों हैं। मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है कि टीचर्स क्या करते हैं कि सीधे फैराडे लॉ करा देते हैं या सीधे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में फैराडे लॉ की जरूरत पड़ी क्यों, इस चीज को समझो ना, फैराडे लॉ की जरूरत पड़ी क्यों। फैराडे लॉ की जरूरत इसीलिए पड़ी थी कि आपको प्रोडक्ट तो पता चल गया कि कैथोड पे प्रोडक्ट कौन सा है और एनोड पे कौन सा है, लेकिन कितना है
इसीलिए तो फैराडे की जरूरत पड़ी थी। फैराडे लॉ जो दिए थे फैराडे ने, वो इसीलिए दिए थे कि आपको अमाउंट पता चल सके कि जो प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आपने बनाई है उसमें क्या है, सिर्फ कैथोड और एनोड ही है, और उन दोनों पे प्रोडक्ट बनते हैं। एक चीज कैथोड की तरफ जाती है, एक चीज एनोड की तरफ जाती है, लेकिन कितनी अमाउंट में है, तो वो सब हमें कहां से मिल रहा है, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव के अंदर ही दो लॉ आते हैं फैराडे के, जिसको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कहते हैं। वो हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों हम क्वालिटेटिव। ठीक है, अब देखो क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि क्वालिटेटिव किस पे डिपेंड कर सकता है, यानी कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, ये बात किस पे डिपेंड करेगी। तो यहां पे हम हेडिंग लगा सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है। तो देखो पहला तो कर सकता है यहां पे इलेक्ट्रोलाइट, सबसे मेन चीज तो यही है इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट ऑफ द कैसे होते हैं, लिक्विड। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, तभी तो पता चलेगा ना कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सबसे पहला तो हमें इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट ही डिपेंड करेगा ना। दूसरा होना चाहिए मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीडियम। अब मीडियम का मतलब समझो, अब जैसे मीडियम है, अब जैसे मीडियम एक्वस भी हो सकता है, यानी नो मीडियम मतलब मोल्टेन भी हो सकता है। अब जैसे मान के चलो NaCl है, अब NaCl को आप पानी में डाल दो, वाटर में डाल दो, तब भी ये लिक्विड बन जाएगा। अगर NaCl को, मैंने मोल्टेन क्या बताया था बच्चों लास्ट वीडियो में, कि अगर आप किसी भी सॉलिड को बहुत हीट करते जाओ और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाए जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। वहां पे वाटर की जरूरत नहीं पड़ी बट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो NaCl को अगर आपने मेल्ट कर दिया तो ये किस में चला जाएगा, मोल्टेन स्टेट में चला जाएगा। तो ये भी डिपेंड करेगा कि NaCl आप वाटर से ले रहे हो, यानी मीडियम क्या है, जो लिक्विड में आप कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट को, उसका मीडियम क्या है, मोल्टेन है या फिर वो लिक्विड वाटर में डाल के। तीसरा भी मीडियम हो सकता है जिसको हम बोलते हैं ईथर, ये भी हो सकता है, ईथर के थ्रू भी हो सकता है। तो देखो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, इलेक्ट्रोलाइट का भी कर सकता है, मीडियम भी कर सकता है। और देखो तीसरा एस्पेक्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। इलेक्ट्रोड का मतलब समझो, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाई थी, तो जब हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा था, ये हमने भरा था NaCl, तो देखो ये तो इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, NaCl लिक्विड। अब मीडियम हमने क्या रखा था इसमें, मोल्टेन रखा था बच्चों, यही तो मैंने आपको कराया था, मोल्टेन। अब उसके बाद हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगाए थे वो कैसे लगाए थे बच्चों, वो हमने कैसे लगाए थे, प्लेटिनम के लगाए थे ना। और प्लेटिनम कैसी है, इनर्ट मेटल, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कॉपर के लगा दूं, कॉपर के, आपने देखा होगा ना 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉपर की रिफाइनिंग जिसमें करते हैं। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर मान लो CuSO4 भर दिया, कुछ भर दिया, तो ये कॉपर इसमें रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वहां पे कंडीशन बदलेगी। तो ये जो इनका रिडक्शन है इधर उधर जो हो रहा है वो बदलेगा ना, कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड एनोड को कौन जाएगा, वो बदल जाएगा सिस्टम। तो इलेक्ट्रोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो देखो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम और इलेक्ट्रोड। मीडियम एक्वस भी हो सकता है, एक्वस का मतलब होता है बच्चों वाटर, या मोल्टेन भी हो सकता है, या फिर ईथर भी हो सकता है। क्लियर बच्चों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, वेरी गुड। अब देखो वैसे तो मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको करा देता हूं क्योंकि हमें यूज होने वाला है। तो अगला हमारा जो अभी एस्पेक्ट ही टॉपिक चल रहा है, इसी में मैं आपको कराता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि आपको 2 लाइन करनी होती है, और इस लाइन में सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे बच्चों मीडियम के बाद क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या फिल किया, इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा चीज क्या भरोगे, कंसेंट्रेशन, और चौथी चीज यहाँ पे क्या भरोगे, टेम्परेचर। राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, बता चुका हूं मैं। और रिडक्शन हमेशा कौन सी वाली पोल पे होता है, कैथोड पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कैथोड प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, कैथोड, यानी कैथोड किसकी बनी हुई है। लेफ्ट हैंड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में यहाँ पे क्या लिखोगे, एनोड। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एनोड प्रोडक्ट, यही तो है।
तो देखो एनोड, एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड, और ये चार चीजें इसमें भरनी होती हैं आपको। ये होती है एक सेल की रिप्रेजेंटेशन। अब कोई भी इलेक्ट्रोड हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ लगाने हैं। एनोड किसकी बनाया वो यहाँ लिखोगे। अब जैसे मैंने लास्ट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाई थी उसमें मैंने क्या किया था, एनोड किसकी बनाई थी, प्लेटिनम की। एनोड प्रोडक्ट क्या बन रहा था बच्चों उसमें, Cl, ठीक है। अब देखो मीडियम यहाँ पे क्या लिया था हमने, मोल्टेन, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा था हमने, NaCl। कंसंट्रेशन मान लो 1 एम कर लिया। टेम्परेचर कितना था बच्चों, हाई टेम्परेचर था क्योंकि मोल्टेन स्टेट थी। अब देखो कैथोड प्रोडक्ट क्या था बच्चों, सोडियम, और यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, कैथोड किसकी बनी थी, प्लेटिनम की। हो गया ना रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये बहुत अच्छे से याद रखना। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं कि जो हमारा मेन टॉपिक था क्वालिटेटिव, कि कौन सी चीज रिड्यूस होती है, कौन सी ऑक्सीडाइज होती है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, वेरी गुड, इसको रब करते हैं। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं बच्चों आपको कि ये कैसे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, इसका पता कैसे चलता है। तो देखो सपोज करो, मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट वो है NaCl, और वो कैसी कंडीशन में, मोल्टेन, यानी मोल्टेन NaCl लिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मोल्टेन, और इलेक्ट्रोड कैसे लगे हैं उसमें, इलेक्ट्रोड लगे हैं बच्चों प्लेटिनम के। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट NaCl, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का लगा है, और अब वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड, ये पूछ रहा है वो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट NaCl जो कि कैसा है, मोल्टेन, इलेक्ट्रोड को क्या लगा है उसमें, प्लेटिनम। तो अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड, क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखो आ गया ना। अब प्रोडक्ट हम कब पता चलेगा, पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए ना कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले मैं एक सेल बना के दिखाता हूँ आपको। देखो इस लैंग्वेज से हम सेल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो आपका एक कंटेनर हो गया, ठीक है। अब उसमें इलेक्ट्रोलाइट उसने कैसा लिया, NaCl। तो मतलब इसमें ये जो आपने सॉल्यूशन फिल किया है, लिक्विड फिल किया है, ये क्या है, NaCl है ना, लिक्विड। तो देखो NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। क्लियर, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में। इलेक्ट्रोड किसके लगाए हैं, प्लेटिनम के। तो मतलब ये आपने क्या लगा दिया इसमें बच्चों, इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोड लगाइए, यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक। ये यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, एनोड, और ये क्या है बच्चों, कैथोड, यही है ना। अब हमें नहीं पता कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगा, कैथोड पे क्या होगा, वो यही तो पूछ रहा है। अब ये सिचुएशन उसने दी है जो हमने सेल से ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। क्लियर बच्चों, अब ये बन गया। अब जैसे ही आपने करंट पास किया, मैंने आपको क्या बताया था, ये कैथोड है। तो जब आप करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस रॉड को पुश करेंगे ना। और ये इलेक्ट्रोड किसके बने हैं, प्लेटिनम के बने हैं। ये भी प्लेटिनम है, ये भी प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम क्या होती है, इनर्ट मेटल है, तो ये रिएक्ट तो करेगी नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो ये पूरी रॉड कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये रॉड कैसी हो जाएगी बच्चों, पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, Na पॉजिटिव, और ये क्या है, Cl नेगेटिव। ये रॉड कैसी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा बच्चों, Cl नेगेटिव करेगी ना। तो देखो अब देखो यहाँ पे लिख लो एट, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें ये पता करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एट एनोड। अब एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। तो क्लोरीन कहाँ चलेगी, एनोड पे। तो देखो क्या होगा, ये जो Cl नेगेटिव है, ये जो Cl नेगेटिव है, ये क्या करेगी, हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो लूज हो गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बच्चों, क्लोरीन हो रही है। समझो इस चीज को। अब वहीं पे अब देखो आप ये कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने बैलेंस करने के लिए लिखा है एक, क्योंकि यहाँ पे एक दिख रहा है इसलिए मैंने एक लिखा है। यहाँ पे चाहो तो आप 2Cl नेगेटिव करोगे तो यहाँ पे Cl2 मिलेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल जाएंगे, ये भी ले सकते हो। यहाँ पे एक Cl था इसलिए मैंने यहाँ पे एक Cl लिखा है, इसलिए हाफ Cl2 लिख दिया। अब देखो इससे Cl2 का मतलब क्या होगा, ये चीज तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे हमें क्लोरीन गैस मिलने वाली है एनोड पे।
अब उसी की तरह यहाँ पे क्या देखोगे, एट कैथोड, एट कैथोड पे देख लो बच्चों क्या मिलने वाला है। तो कैथोड आप देखो, कैथोड कैसी है, नेगेटिव, और इसमें Na कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। और नेगेटिव वाली रॉड कैसी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव में क्या होता है इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, जबकि Cl ने यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, क्योंकि ये रॉड कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लियर हो गया ना, यानी एनोड कैथोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया, सोडियम, और एनोड पे आपको क्या मिल गया, क्लोरीन गैस। अब देखो यहाँ पे आप हु विल ऑक्सीडाइज, हु विल रिड्यूस, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन, रिड्यूस कौन हुआ, सोडियम। पता चल गया ना। तो यही तो है बच्चों क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फैराडे लॉ पढ़ने हैं, और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, हाउ मच, यानी कितना। अब वो यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन को आगे जोड़ सकता था, मैंने तो अभी आपको क्वालिटेटिव करा रहा हूं इसलिए मैंने यहाँ तक क्वेश्चन रखा। अब वो एक चीज और जोड़ सकता था कि एनोड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और वो आगे भी डाल सकता एंड हाउ मच, ये भी लिख सकता था ना कि क्लोरीन बन रही है, किस पे मिल रही है क्लोरीन आपको, एनोड पे, लेकिन कितनी मिल रही है। सोडियम मेटल आपको मिल रहा है कैथोड पे, सोडियम मेटल मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है, किस अमाउंट में मिल रहा है, ये अगर हमें पता करना हो तो बच्चे क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में जाएंगे फिर हम। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कौन है, दो, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। क्लियर, तो समझ में आ गया बच्चों। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने आपको बताई कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ही हमारी समझ में आएगा, तभी हम क्वांटिटेटिव कर पाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टीचर क्या होते हैं कि डायरेक्ट फैराडे लॉ करा देते हैं, वहां बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो डायरेक्ट आपको फैराडे लॉ नहीं करना बच्चों, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप ये आइडेंटिफाई करना सीखो कि एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट होगा और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट होगा। अगर आपको ये ना पता हो, मान लो मैं आपसे पूछूं कि एनोड पे मान लो एनोड पे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो आपको पहले अगर यही पता नहीं होगा कि एनोड पर प्रोडक्ट बन क्या रहा है, तो कितना बन रहा है ये कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो पहले तो आप ये पता करना सीखो कि एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट बन कौन से रहे हैं। जब ये आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे कितने बन रहे हैं। क्लियर बच्चों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक चीज और बताता हूं आपको भी। ले लिया, वेरी गुड। अब देखो ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा था यहाँ पे, क्लियर, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा था ये सब। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट NaCl ही रहे, लेकिन वो कैसा हो जाए, एक्वस हो जाए। समझो इस चीज को, इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो गया, एक्वस हो गया, मोल्टेन की जगह कैसा हो गया, एक्वस। और बाकी सब कुछ सेम रखो, इलेक्ट्रोड आपने प्लेटिनम के ही रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड। पहले NaCl कैसा था, मोल्टेन, अब NaCl कैसा हो गया, एक्वस। और एक्वस का मतलब क्या होता है बच्चों, H2O। और आपको एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि वाटर रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है, दोनों काम करता है वाटर, रिड्यूस भी और ऑक्सीडाइज भी। तो अब देखो, अब मान लो हमने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर हमने NaCl डाला, कैसा, एक्वस। तो देखो इसमें Na पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा, और H पॉजिटिव भी होगा, OH नेगेटिव भी होगा, क्योंकि वाटर ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। तो देखो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए ये प्लेटिनम के, यही तो कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिनम का। अब वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे आपने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। अब देखो ये रॉड कैसी होती है, पॉजिटिव, ये कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव। अब यहाँ दिक्कत यहाँ आएगी सबसे ज्यादा। अब यहाँ दिक्कत कैसे आएगी, ये पॉजिटिव है तो देखो इसमें Cl नेगेटिव है और इसमें OH भी तो नेगेटिव है। पहले यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक चीज थी मूव करने के लिए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे दो चीज हो गई। अब देखो पॉजिटिव देखो तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, तो कौन सी कहाँ जाएगी, अब दोनों तो नहीं जा सकती, जाएगी तो एक ही ना। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी ना बच्चों। तो ये कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये आपका क्लाइमेक्स पॉइंट रहा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
की, उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट होगा और एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगा। अगर एक्वस वाली कंडीशन कहीं आ जाती है तो मॉल्टेन आ रही है तो आप नॉर्मल सीधे सीधे निकाल दोगे, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर एक्वस वाली कंडीशन आ जाए तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो उसके लिए हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व, इस प्रॉब्लम का होल्ड करो, नेक्स्ट वीडियो में यही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। लेकिन कब करूंगा? जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट करा दूंगा बच्चों, क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पे अब 4 चीजें हो गई, देखो यहाँ पे 2 थी, अब यहाँ पे 4 हो गई, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो आज इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और आपका नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट कर लिया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एस्पेक्ट क्लियर कर लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ओके बच्चों, सो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। ओके, सो कीप वॉचिंग माय वीडियोज, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बाय बाय।